हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। पिछले लेक्चर में VSEPR थ्योरी पर और VBT थ्योरी पर और हाइब्रिडाइजेशन पर MCQ क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद केमिस्ट्री में और भी आगे कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के। जैसे बाद में ये पता चला कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो एग्जैक्टली आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है या फिर एग्जैक्टली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है। हर एक कोवैलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है या हर एक आयोनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। जैसे अब आप बेरिलियम क्लोराइड को देखते हैं, BF3 को देखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर भी है और कोवैलेंट कैरेक्टर भी है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो आप जान गए कि आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर तो है, लेकिन उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी ऑब्जर्व किया गया। अब इसी चीज़ को पढ़ने के लिए कि आयनिक में कोवैलेंट और कोवैलेंट में आयनिक के गुण जो ये पाए जाते हैं, इसको हम किस तरह से स्टडी करें और किस तरह से कैलकुलेट करें। देखिए, इस चीज़ के लिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग करा हुआ है डाइपोल मोमेंट एंड पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट एंड पोलराइजेशन, यही दो पॉइंट है जिससे कि हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि आयोनिक में कोवैलेंट कितना है या कोवैलेंट में आयोनिक कितना है। डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से हम लोग आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं कोवैलेंट के अंदर, और पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट से कोवैलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे को निकालने की कोशिश करता है, एक आयोनिक में कोवैलेंट और एक कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ लिखा हुआ है जो अभी जस्ट हम बोले हैं यहाँ पर, उसको हमने यहाँ पर लिखा है कि आयोनिक कैरेक्टर के लिए अगर आपको आयोनिक कैरेक्टर निकालना है तो आप आयोनिक कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। और अगर कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना है तब कैसे निकालेंगे? पोलराइजेशन से निकालेंगे। अब ये दो नया टर्म आप देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट एंड पोलराइजेशन। अब चलिए उसी हम चीज़ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको हेनरी स्मिथ का एक मेथड बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने कोशिश करा कि कितना आयनिक कैरेक्टर है, जैसे HF, HCl। अगर ऐसे आप नॉर्मल स्टूडेंट से पूछेंगे कि HCl आयनिक बॉन्ड है कि कोवैलेंट, वो तुरंत आपको आंसर करेगा कि आयनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि H+ और Cl- टूटता है, इसलिए वो बोलता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि HCl में आयनिक कैरेक्टर के पहले उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर है, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है, और बाद में है कि आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर होता है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर हेनरी स्मिथ ने एक फार्मूला यहाँ पर दिया। और क्या दिया फार्मूला कि जब आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना होगा, परसेंटेज आयनिक, तो 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर, जहाँ पर XA क्या है? XA है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A, और XB है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B। जैसे मान लीजिए कि AB कोई कंपाउंड होता होगा, AB कोई, जैसे HF है ना, वैसे ही मान लीजिए कि AB कोई कंपाउंड होता होगा, तो उस AB का आयनिक कैरेक्टर कैसे निकलेगा? तो 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। अब XA माइनस XB क्या है जरा देखिए, ये तो डिफरेंस हो गया ना। XA माइनस XB को हम क्या लिख सकते हैं? EN डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस को लेकर के यहाँ पर चर्चा है। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि HF है तो इसको बोला है कि आप इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व कीजिए, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर।
तो देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए हमें एक्स एफ माइनस एक्स एच पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं एक्स एफ माइनस एक्स एच, यानी फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे रखा है आपको 4.0 माइनस 2.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.99, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू 16 इंटू एक्स ए माइनस, अब यहाँ तो ए की जगह है तो क्या सीधे फार्मूला ही लिख देते हैं, एंड 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर, तो 16 इंटू 1.99 प्लस 3.5 इंटू 1.99 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेटर में डालिए, तुरंत इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 42.5 समथिंग परसेंटेज इसका आयनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है हेनरी स्मिथ मेथड। लेकिन इस मेथड का एक लिमिटेशन है कि मान लीजिए कि अगर H2 हो जाए, ठीक है, H2, O2, N2 ETC, तो इस मेथड से हम लोग उसके अंदर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों का तो सेम एटम है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गया, तो डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकलेगा ही नहीं। तो बाद में पार्शियल पोलराइजेशन के हेल्प से बाद में इसका निकाला गया, यानी हेनरी स्मिथ मेथड में अब ये काम नहीं करेगा। यानी हेनरी स्मिथ मेथड सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करता है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है। दिस मेथड ओनली अप्लीकेबल फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ही ये चीज़ लागू होता है, सही है। चलिए अब जैसे डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बताएंगे कि पोलैरिटी के आधार पर बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। एक को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक क्या होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, वो डिफरेंट एटम के बीच में होता है। इट arises when covalent bond is formed, covalent bond is formed between different atom, यानी पोलर कोवैलेंट कब बन सकता है, डिफरेंट एटम के बीच में बन सकता है, जबकि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ये होगा सेम एटम के बीच में। इट इज formed when covalent bond is formed, covalent bond is formed between same atom, between same atom। जैसे अब इसको हम लोग अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो ये दो डिफरेंट एटम है, तो हेट्रोएटॉमिक हो गया। और यहाँ पर दो फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड हो या दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे, क्यों ऐसा हुआ? देखिए एक बॉन्ड कैसे बनता है, जरा इस पर फोकस कीजिए। एक बॉन्ड कैसे बनता है, तो दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है, ठीक है। दोनों क्या करता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो फाइनली होता क्या है कि जो शेयर्ड एटम है, शेयर्ड एटम इस बॉन्ड में, वो उसके तरफ ज़्यादा रहता है। किसके तरफ? जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे
कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? फ्लोरीन क्या है? मोस्ट En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो इसीलिए फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस चार्ज हुआ और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज हुआ। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इसमें देखा जाए तो दोनों का ताकत सेम है, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी के तरफ नहीं जाएगा, वो बिल्कुल बीचों बीच होगा। एंड द सेम सिचुएशन H2 मॉलिक्यूल में है, यानी जहाँ जहाँ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पर ये चीज़ ऐसा देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर फ्लोरीन पर, किसी भी फ्लोरीन पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है। तो चार्ज डेवलप नहीं होता है, पार्शियल चार्ज इसमें नहीं आता है, इसलिए ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोनों ही क्या कहलाता है? नॉन पोलर। उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं हुआ। जबकि डिफरेंट एटम वाले में जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जबकि उसके अपोजिटली डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इसी के कारण यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट होता है। डाइपोल समझिए, डाई का मतलब दो, अब पोल का मतलब चार्ज, यानी कि जिसमें दो चार्ज हो, जिसमें क्या हो? दो चार्ज हो। तो दो चार्ज हो तो उसको बोलते हैं डाइपोल। तो क्या यहाँ पर दो चार्ज है? एक माइनस एक प्लस, स्मॉल डिस्टेंस से जब सेपरेटेड होता है तो उसी को डाइपोल कहते हैं। डाइपोल का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है। और यहाँ क्रॉस टेल होता है, एरो क्रॉस टेल, मैंने टेल में एक क्रॉस लगा देना है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो अब पता चला कि डाइपोल कैसे, कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट एटम के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ लोन पेयर आकर्षित होता है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होता है, जिसके कारण उस पर माइनस चार्ज होता है, और जो कमजोर है उस पर प्लस आ जाता है। इसके कारण यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि डाइपोल कहाँ पर क्रिएट होगा। तो डाइपोल क्रिएट होता है डिफरेंट एटम के बीच में। तो दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, एक नॉन पोलर और एक पोलर को। यहाँ पर ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं है। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या है? पहले तो इट ओबे वेक्टर रूल, है ना, इट ओबे वेक्टर रूल, ये वेक्टर रूल को फॉलो करता है। डाइपोल मोमेंट क्या है? इट ओबे वेक्टर रूल। तो जो रिजल्टेंट होता है, जैसे कि एक मान लीजिए कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? डी है। तो यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा क्यू इंटू डी। ठीक है, यही डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट से हम लोग मॉलिक्यूल का भी पोलरिटी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले उसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। देखिए यही बता रहे थे अभी डाइपोल मोमेंट में कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा कि मान लीजिए एक डाइपोल इधर है μ1 और दूसरा डाइपोल इधर है μ2, और बीचों बीच एक उसका रिजल्टेंट पास कर रहा है और दोनों डाइपोल के बीच में थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। इस तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूलेशन होता है। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो रिजल्टेंट डाइपोल कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कॉस थीटा थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एंगल ज़्यादा होगा तो उसका जो नेट डाइपोल है वो ज़्यादा होगा, और एंगल कम होगा तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? इन्वर्सली है ना। अगर थीटा ज़्यादा तो रिजल्टेंट कम, और थीटा कम तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और ये जो डाइपोल होता है
इसके कुछ यूनिट्स होते हैं। देखिए डाइपोल के कुछ यूनिट्स होते हैं। MKS सिस्टम में कूलम्ब मीटर इसको बोलते हैं, CGS सिस्टम में ESU सेंटीमीटर बोलते हैं। एक दूसरा यूनिट होता है डिवाई, कैपिटल D से लिखते हैं। एक डिवाई में 0.33 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर बोलिए या 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर बोलिए। चूँकि एक यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है, और या फिर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम जब डिवाई को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना होगा। और अब फाइनली आते हैं कि डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो एक फार्मूला निकाल दिया गया, म्यू ऑब्जर्व्ड बटा म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। अब देखिए ये जो म्यू क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल निकलता कैसे है, जैसे आपको बताएं कि डाइपोल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चार्ज और बॉन्ड लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, है ना, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, बॉन्ड लेंथ है तो उसके बीच में डिस्टेंस होगा। तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड वाइज तो चार्ज सेम है, तो उस चार्ज को, मैग्नीट्यूड को उसके डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको म्यू ऑब्जर्व निकल जाता है, म्यू कैलकुलेटेड निकल जाता है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जो ऑब्जर्व्ड होता है ना, ये प्रैक्टिकली निकलता है, मतलब कि लेबोरेटरी में निकलता है। तो हम लोग कैलकुलेटेड निकालेंगे और गिवन जो होगा वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा। तो अगर मान लीजिए, तो यहाँ पर अभी जस्ट एक फार्मूला आपको बता रहे थे कि अगर आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, जैसे ये किस में होगा, ये होगा एक कोवैलेंट बॉन्ड में। कहीं पर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि आयनिक इसमें कितना कैसे निकाले। जैसे HCl है तो उसमें कितना होगा, ये सब सारा चीज़। तो आयनिक कैरेक्टर निकालने का फार्मूला आप रट जाइए एकदम, म्यू ऑब्जर्व्ड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। यानी ऑब्जर्व्ड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट किया, और तब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 100 से, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपको निकल जाता है। जैसे अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl फाउंड टू बी। चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करें इसका। आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू ऑब्जर्व दे दिया कितना, 1.03D। अब आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो म्यू कैलकुलेटेड क्या होगा, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज आप जानते हैं, लेंथ है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो चार्ज तो जानते हैं आप कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर, इंटू, और सेंटीमीटर नहीं, अभी तो सेंटीमीटर बाद में लिखाएगा, इंटू, और डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो ESU सेंटीमीटर हो गया। और बस इस चीज़ को अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में लगा देंगे, परसेंटेज आयोनिक इक्वल टू होगा म्यू ऑब्जर्व कितना है, 1.03 बाई Q इंटू डी कर देते हैं। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻8 ESU सेंटीमीटर, और 10⁻⁻10 और 10⁻⁻8 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होगा, जिसको हम एक डिवाई लिख सकते हैं, इंटू 100 भी करना है। तो 1.03 बाई 4.8 इंटू 1.27, ये भी डिवाई में, ये भी डिवाई में, 100 डिवाई से डिवाई कैंसिल होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो इसी तरह से डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से, डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग पोलैरिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, पोलैरिटी के बारे में, पोलैरिटी के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर बॉन्ड है तो वो मॉलिक्यूल भी हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और अगर मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है तो वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है।
इस चीज़ को हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे, पहले इसको हम लिखते हैं कि इफ़ मॉलिक्यूल हैज़ पोलर बॉन्ड। अब पोलर बॉन्ड का मतलब कि डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग पोलर बॉन्ड बोलते हैं। कि अगर मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है, इफ मॉलिक्यूल हैज पोलर बॉन्ड देन इट मे हैव इट मे बी कर देते हैं, इट मे बी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर और नॉन पोलर, ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी मॉलिक्यूल बन सकता है। मगर अगर मॉलिक्यूल में खाली नॉन पोलर बॉन्ड है, पोलर है ही नहीं, तब तो एक बात फिक्स है कि वो हमेशा क्या होगा, नॉन मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। इफ मॉलिक्यूल हैज नॉन पोलर बॉन्ड, if molecule has non-polar bond then it is always polar। तो ये it is always non-polar है तो हमेशा non-polar होगा मॉलिक्यूल। लेकिन अगर पोलर है तो वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। ये उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, ये उसके शेप पर डिपेंड करता है। और बहुत जगह तो ये कहा जाता है कि हम लोग डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम लोग ज्योमेट्री पहले से जानते हैं, उससे हम लोग डाइपोल मोमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कि असाइंड मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन, क्या है ये आपको दर्शाना है बस। तो देखिए CO2, तो हम लोग CO2 का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, जानते हैं C डबल बॉन्ड O। लीनियर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होगा, कार्बन पर डेल्टा प्लस, फिर ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस। यहाँ पर इसके तरफ डायरेक्शन होगा और इसमें इसके तरफ होगा, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो cos 180 डिग्री है ना, तो cos थीटा है। तो देखिए यहाँ पर जो डाइपोल हो जाएगा म्यू क्या रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। अब म्यू रिजल्टेंट जब 0 हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर म्यू रिजल्टेंट 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। हेंस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, हेंस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा में हम लोग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं BF3। देखिए BF3। अब इसमें जो एंगल है ये 120 डिग्री पर है। आपको पता है ये सिमेट्रिकल होता है, इस तरह से क्या होता है, सिमेट्रिकल। तो यहाँ भी अगर हम डाइपोल का डायरेक्शन अगर हम लोग दिखाएं, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके तरफ होगा, फिर इसमें फ्लोरीन इसके तरफ होगा, इसमें इसके तरफ होगा, है ना। यानी 120 डिग्री पर इक्वल एंगल पर अगर इक्वल फोर्स लगा के आपको खींचा जाए तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट है म्यू वो क्या है, 0 है। हेंस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। आप देखिए एक बात यहाँ पर कि बॉन्ड पोलर बॉन्ड होते हुए ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जा रहा है, नॉन पोलर हो जा रहा है। ठीक है। अब जैसे CH4 में, तो CH4 में देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखे 109 डिग्री 28 मिनट पर, है ना, 109 डिग्री 28 मिनट पर इसका बॉन्ड एंगल है, ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ भी जो डाइपोल होगा, आप गौर करिए, इक्वल एंगल पर इसके तरफ ओरिएंटेड है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा डायरेक्शन उसके तरफ होगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो रिजल्टेंट है ये भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। अब चलिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो डाइपोल तो है इसमें, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। अब इसमें क्लोरीन इधर है, वेक्टर रूल लगाना है आपको, वेक्टर रूल, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, यानी इसमें तो 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट जो आएगा नॉट इक्वल टू 0, हेंस मॉलिक्यूल इज पोलर, हेंस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। NH3 में देख लीजिए, NH3 में इसमें नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे खींचता है, तो इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, तो इसमें 0 तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, सो मॉलिक्यूल इज पोलर, तो मॉलिक्यूल इज पोलर, मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। उसी तरह से NF3 में देख लीजिए, नाइट्रोजन 3 फ्लोरीन है, एक लोन पेयर इधर है, तो इसमें फ्लोरीन खींचेगा और इधर लोन पेयर खींचेगा, तो यहाँ पर म्यू रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर, मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। तो मतलब अगर डाइपोल है तो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, देखिए NO2 इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो जो इसका नेट डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, म्यू रिजल्टेंट है ना। तो सबका डाइपोल मतलब इसमें भी आप देखिए, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, इसमें ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। अब हम एंगल यहाँ पर असाइन कर देते हैं, यहाँ पर थीटा है 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा है 120 डिग्री और यहाँ पर थीटा है 180 डिग्री। यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम ऑर्डर वाइज लिखें तो जितना एंगल होगा कम, रिजल्टेंट होगा उतना ज़्यादा, तो इसका कम है तो इसका सबसे ज़्यादा, इस तरह से ऑर्डर बनता है, कौन मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है और कितना ज़्यादा नॉन पोलर है, तो उसके लिए एक ऑर्डर यहाँ पर है। जैसे एक क्वेश्चन और है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखिए CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि NO2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि NO2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर फिर NO2 एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऐसे, तो 2 एरो है। तो देखिए एंगल यहाँ पर दिखाइए, एंगल यहाँ पर एंगल क्या हुआ, इसके और इसके बीच में जो थीटा है वो 120 डिग्री है, यहाँ जो थीटा है वो 60 डिग्री है और यहाँ जो थीटा है वो 0 डिग्री है। मतलब 0 डिग्री वाले का डाइपोल सबसे ज़्यादा होगा, इसका पोलैरिटी सबसे ज़्यादा, सबसे कम जिसका एंगल ज़्यादा है उसका होगा। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड के पोलैरिटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, और डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से कोई मॉलिक्यूल पोलर है या कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वही पोलराइजेशन को लेकर के, कि जैसे डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से क्या निकाले, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाले, फिर आप किसी मॉलिक्यूल के बारे में पता लगाए कि ये कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसके अंदर है। अब उसी तरह से ऑल्टरनेटिवली एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी के रिगार्डिंग, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये कैलकुलेट करता है कि कोवैलेंट आयनिक के अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है। एग्जैक्टली निकालते नहीं, एक ऑर्डर, एक पैटर्न हमको पता चलता है, किसमें थोड़ा ज़्यादा है, किसमें थोड़ा कम है। तो देखिए, जब भी केटायन और एनायन, ये वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, केटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। केटायन होता है छोटा, एनायन होता है बड़ा। जब केटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कमी है,
वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करेगा अपनी तरफ। निगेटिव मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, देने के लिए झुकना पड़ता है। तो केटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, जिसके कारण जब केटायन और एनायन जब नज़दीक आते हैं तो जो एनायन होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब इस तरह से एक शेप चेंज हो जाता है। तो ये जो अट्रैक्शन के कारण जो शेप चेंज होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। केटायन और एनायन में जब अट्रैक्शन होता है तो देखिए पोलराइजेशन तो केटायन का भी होता है, लेकिन वो छोटा है ना, इतना कम होता है कि पता नहीं चलता है। लेकिन एनायन क्या है कि बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होने के कारण जो इसमें जो डिस्टॉर्शन लेता है ये एग्जैक्टली पूरा हम लोग को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का नहीं देगा। तो इसी को हम लोग, ये जो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो एक डिस्टॉर्शन मतलब कि हो रहा होता है, इसी डिस्टॉर्शन को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है, या उसको हम लोग आयोनिक पोटेंशियल भी कहते हैं, या उसको हम डिग्री ऑफ कोवैलेंसी भी कहते हैं, कई इसके नाम है। और इसको हम लोग जनरली फाई से रिप्रेजेंट भी करते हैं पोलराइजेशन को। चलिए अब आगे है कि पोलराइजेशन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखिए पहले इसको समझिए, प्लस माइनस दूर था, निगेटिव चार्ज में डिस्टॉर्शन नहीं था, जब नज़दीक आया थोड़ा सा केटायन भी डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा एनायन भी हुआ, और नज़दीक आएगा तो एनायन बहुत डिस्टॉर्ट हो गया, और जब बहुत क्लोज आ जाता है तो एक सिंगल रीजन में प्लस और माइनस मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस एक ही रीजन में आ जाते हैं, और तब जाकर के ये एग्जैक्टली क्या बन जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ऊपर से नीचे आने पर आप देख सकते हैं कि पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा हम कहेंगे कि उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जैसे ही उसका मतलब डिस्टॉर्शन कम होगा बोलेंगे कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम पोलराइजेशन को फाई बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट कैरेक्टर, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। लेकिन उसका उल्टा आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। उसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ बढ़ता है पोलराइजेशन से, और वो क्या है, वो है कोवैलेंट कैरेक्टर। बाकी जो भी चीज़ अगर डिस्कस करना है तो आयनिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सब के सब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक फाजांस रूल है, मतलब आप ये तो जान गए कि पोलराइजेशन जब होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के लिए फाजांस ने एक नियम बनाया, एक रूल दिया। वो क्या कहते हैं, 3 बात आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि केटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। केटायन शुड बी स्मॉलर, एनायन शुड बी लार्जर। अगर आप चाहते हैं कि पोलराइजेशन ज़्यादा हो तो इसके लिए एनायन को आपको बड़ा रखना होगा और केटायन को आपको छोटा रखना होगा। अब केटायन छोटा कब होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस पर। एनायन बड़ा कब होगा, जितना ज़्यादा चार्ज हो उस पर। मतलब दूसरा नियम ये बताए कि बोथ केटायन एंड एनायन शुड हैव हाई चार्ज। केटायन और एनायन दोनों में क्या होना चाहिए, चार्ज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाकर के उसका पोलराइजेशन बहुत अच्छा होगा। और तीसरा कि केटायन का अगर जो स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें हम कहते हैं कि पोलराइजेशन बाकी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे स्यूडो का मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एग्जैक्टली विजिबल है। जिसके बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 18, वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन। और स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन का जो पोलराइजेशन पावर है वो सबसे एज ए यूजुअल नॉर्मल उससे भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर लिख दिया गया कि स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है, देख लीजिए, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है ना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, इनर्ट जैसा हो जाता है, नोबल गैस जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो बोलते हैं
जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए 18 हो जाए। और नॉन इनर्ट, न स्यूडो है और न इनर्ट है। जैसे मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 20 है, तो इसमें एलिमेंट भी याद रखिएगा, टाइटेनियम, प्लम्बम, बिस्मथ, ये सब जो होता है ना, ये सब नॉन इनर्ट होता है। और जो स्यूडो वाला याद रखना है, जिंक, कॉपर, सिल्वर, मतलब डी ब्लॉक में ये सब चीज़ तो याद रखना है आपको, ठीक है, डी ब्लॉक का अक्सर होता है। और जो इनर्ट होता है वो तो बस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये याद रखना है आपको। अब चलिए क्या क्या देखें, किसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा पॉजिटिव का, एनएन का साइज बड़ा होगा, स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ये सब थ्योरी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक ऑर्डर पूछ रहा है CuCl NaCl। NaCl क्या है, NaCl इनर्ट है और CuCl क्या है, स्यूडो है। तो आप ही बताएं स्यूडो वाले का कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा। उसी तरह से CdCl2 CaCl2, CD का ज़्यादा होगा, AgCl KCl, AgCl का ज़्यादा होगा। प्लस में अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता होना चाहिए, यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर +4 होगा, यहाँ पर +7 होगा। तो देखिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जिस पर, उसका डिग्री ऑफ कोवैलेंसी ज़्यादा होगा। तो इस पर मैग्नीज पर +7 है तो इसका कोवैलेंसी ज़्यादा होगा और इसका इससे ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से एक पैटर्न यहाँ पर आपको मिलता है, पोलराइजेशन देखने को दिया जाता है। अगर मान लीजिए थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, फाई का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी, यानी पोलराइजेशन ऑर्डर बताइए, आप पोलराइजेशन ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो हो जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का। तो जैसे अब यहाँ पर पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, पोलराइजेशन का ऑर्डर होगा, यहाँ पर प्लस है, सोडियम पर प्लस है, यहाँ प्लस है, इस पर प्लस है, इस पर प्लस है। लेकिन देखिए साइज पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना, एनायन सेम है। तो सीजियम का साइज क्या है, बड़ा, और लिथियम का साइज क्या है, छोटा। तो छोटा चार्ज होगा, मतलब छोटा साइज में पोलराइजेशन ज़्यादा, मतलब कि LiNO3 का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा NaNO3 से, उसके बाद KNO3 से, उसके बाद RbNO3 से और CsNO3 से। तो जो इसका थर्मल स्टेबिलिटी जो हो जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसका होगा, LiNO3 का। तो आपको जस्ट इसको रिवर्स कर देना है, इस तरह से, और सेम इसमें भी उसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि साइज पर डिपेंड करता है। पोलराइजेशन निकाल लीजिए तो सब कुछ निकल जाएगा। अब पोलराइजेशन कैसे निकलेगा, फाजान्स रूल से। फाजान्स रूल क्या है, केटायन और एनायन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। केटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ये सब देख लेते हैं तो ईजिली आपको पोलराइजेशन समझ में आ जाएगा, और पोलराइजेशन से जो रिलेटेड जो भी फेनोमेना होगा वो आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखें कि आयनिक में कोवैलेंट कैरेक्टर और कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, इसी दोनों पर आज चर्चा हुआ। और फिर इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जो इस पर प्रॉब्लम्स बेस्ड होगा उसको हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।